देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा 7th चैप्टर। लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, इन सब के बारे में जाना। इनमें क्या क्या रिलेशन थे वो भी हम लोगों ने वहां पर डिराइव करे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि हमारे जो दृढ़ पिंड होते हैं, यानी कि हमारे जो दृढ़ पिंड है उनका संतुलन की क्या शर्तें होती है। तो आपको वो शर्तें पता होनी चाहिए। तो उन शर्तों के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। और हम छोटा सा टॉपिक इसमें और पढ़ेंगे, वो है गुरुत्व केंद्र के बारे में। जैसे हमने द्रव्यमान केंद्र पढ़ा ना, वैसे ही गुरुत्व केंद्र भी होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, दृढ़ पिंडों का संतुलन। अब देखो, दृढ़ पिंडों का जो संतुलन होता है उसमें क्या होता है, बल जो होता है वो अगर हम किसी वस्तु के ऊपर या किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई बल लगाते हैं तो उससे क्या होता है, स्थानांतरित गति भी हो सकती है और स्थानांतरित गति हो सकती है ना। तो बल किसी दृढ़ पिंड की स्थानांतरित जो गति है उसकी अवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। भैया आपने किसी चीज के ऊपर बल लगाया तो बल लगाने से उसमें स्थानांतरित गति हो सकती है ना, यानी कि उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन आ सकता है। वह इसके कुल रेखीय संवेग को परिवर्तित करते हैं, यानी कि इससे क्या हुआ, इसमें जो कुल रेखीय जो संवेग होता है उसमें परिवर्तन होता है। अब देखो, लेकिन यदि पिंड पर लगने वाला कुल बल आगुण शून्य न हो, लेकिन अगर कोई पिंड है उसके ऊपर लगने वाला जो बल आगुण है वो जीरो नहीं है, टोटल जो बल आगुण है, बल आगुण के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। अगर कोई पिंड है उसके ऊपर लगने वाला कुल बल आगुण जीरो नहीं है तो उसके कारण दृढ़ पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन होगा। बल आगुण है तो उसमें घूर्णन गति होगी, होगी नहीं होगी, होगी ना। तो इस बलागुण के कारण इसकी जो घूर्णन गति है उसमें क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। और घूर्णन गति में परिवर्तन होगा, इसका मतलब कुल कोणीय संवेग इसका परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूटन सर का सेकंड लॉ dp/dt, और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। तो अगर बल है तो हमारा रेखिक संवेग, बल आगुण है तो हमारा कोणीय संवेग होगा। तो dl/dt इज इक्वल टू टो एक्सटर्नल। और वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ बता भी दी थी कि हम लोग यहाँ पर जो ये टॉर्क यूज़ करते हैं, इंटरनल का कोई योगदान यहाँ पे होता नहीं है। इंटरनल जो फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से, उनकी वजह से कोई बल आगुण भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो लेके चलते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल ही होता है, चाहे हम लिखे ना लिखे, लेकिन हम एक्सटर्नल की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यदि दृढ़ पिंड, अगर मेरा जो पिंड है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, यानी कि यांत्रिक संतुलन में, तो इसके लिए दो जो कंडीशंस है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब वो कंडीशन क्या हो सकती है वो देखिए। पहला तो क्या, पिंड पर लगने वाला कुल बल, यानी कि बलों का जो सदिश योग है वो जीरो हो जाए, तो भी मेरा जो पिंड होगा वो यांत्रिक संतुलन अवस्था में होगा। यानी कि अगर मेरा जो पिंड है उस पर लगने वाला कुल बल का मतलब क्या हुआ, बलों का सदिश योग। भाई बल एक सदिश राशि होती है तो कुल बल निकालेंगे तो सदिश योग ही तो करना पड़ेगा। तो कुल बल जीरो हो जाए या बलों का सदिश योग जीरो हो जाए, यानी कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 डॉट 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 वेक्टर Fn जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन में मेरा जो पिंड होगा वो यांत्रिक संतुलन में होगा। अब अगर आपका कुल बल जीरो हो रहा है तो इससे दूसरा मतलब आप क्या निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि F जो होता है वो dp/dt होता है नहीं होता। अब मेरा कुल बल जीरो, यानी कि ये F जीरो, इट मीन्स dp/dt जीरो, यानी कि मेरे संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर जीरो आ रही है, यानी कि संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि किसी पिंड पर लगने वाला कुल बल जीरो होता है तो उस पिंड का कोणीय संवेग जो होता है उसमें परिवर्तन की दर जीरो, यानी कि संवेग में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, संवेग जो है वो मेरा नियत है। तो इस कंडीशन में मेरा जो पिंड है वो यांत्रिक संतुलन में होता है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए दूसरी पढ़ते हैं। तो समीकरण जो एक है, ये वाली जो समीकरण है वो पिंड की स्थानांतरित, क्योंकि हम लोग यहाँ पर संवेग और बल की बात कर रहे हैं, सिंपली हमने कोई कोणीय जो वर्ड है वो नहीं लगाया। तो ये जो कंडीशन है वो स्थानांतरित संतुलन की शर्त कहलाती है। कौन सी? स्थानांतरीय संतुलन की शर्त कहलाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, बताइए स्थानांतरित संतुलन की क्या शर्त है। तो ये कि कुल बल जीरो हो, या बलों का सदिश योग जीरो हो, या संवेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो, यही मेरी स्थानांतरीय संतुलन की शर्त कहलाती है। अब हम गुणन के संतुलन की शर्त पढ़ते हैं। यदि कुल बलागुण जीरो, भाई गुणन होता है तो बलागुण होगा ना, तो यदि मेरा कुल बलागुण जीरो हो जाए, यानी कि पिंड पर लगने वाले बलागुणों का जो भी बल आगुण है उनका सदिश योग जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में मैं ऐसे लिख दूं,
समेशन ऑफ टो आई बराबर 0। अब बताओ जब समेशन टो आई 0 तो क्या हुआ, जब समेशन टो आई 0 तो अभी अभी मैंने पढ़ा टॉर्क जो होता है वो डी एल ओवर डी टी होता है, यानी कि अब की बार कोणीय संवेग में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोणीय संवेग मेरा नियत रहेगा। तो यदि दृढ़ पिंड पर आरोपित कुल बल आघूर्ण 0 हो जाए तो इसका कुल कोणीय संवेग समय के साथ नहीं बदलता है। ये कंडीशन कहलाती है गुणी संतुलन, क्योंकि बल आघूर्ण आ गया ना, इसलिए इसे कहते हैं गुणी संतुलन की शर्त। गुणी संतुलन की शर्त उस मूल बिंदु की स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करती जिसके परितः आघूर्ण लिए गए। हमेशा ध्यान रखना कि हमारी जो गुणी संतुलन की ये जो शर्त है ये उस मूल बिंदु की स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करती है जिसके परितः आपने आघूर्ण लिया है, उसके ऊपर यह डिपेंड नहीं करती है। तो ये थी मेरी दो शर्तें जिसे हमने दृढ़ पिंड के संतुलन की शर्तें कहा, जिसमें एक थी स्थानांतरित संतुलन की शर्त और एक थी मेरे गुणन संतुलन की शर्त। दोनों आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आघूर्णों के सिद्धांत की। आघूर्णों का जो सिद्धांत है उसको समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे, उत्तोलक। वैसे आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में उत्तोलक देखे होंगे, आप लोगों ने वो खेल, बच्चों के खेल के मैदान वो शीशा लगा रहता है वो देखा है, ठीक है। एक के ऊपर आप बाहर लगाते हो, फिर दूसरे से उस बाहर को उठाने का प्रयास करते हो, या आपका तुला दंड, एक में आप बाहर रखते हो फिर दूसरा, तो एक जो तुला दंड है या फिर आपका जो शीशा है, वो ये सारे के सारे मेरे उत्तोलक के एग्जाम्पल है। अब होता क्या है, एक आदर्श उत्तोलक अनिवार्य, अगर मैं आदर्श उत्तोलक की बात करूं तो ये एक ऐसी छड़ होती है बहुत कम द्रव्यमान की, यानी कि बिल्कुल हल्की छड़ होती है जो अपनी लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी बिंदु के परितः घूम सकती है, यानी कि इसकी लंबाई के अनुदिश लिए गए किसी भी बिंदु के परितः यह घूर्णन कर सकती है। और ये जो बिंदु होता है ना जिसके परितः ये घूम रही है, उस बिंदु को हम कहते हैं आलंब। क्या कहते हैं बच्चों? आलंब। तो ये हमारे आदर्श उत्तोलक की डेफिनेशन है। उत्तोलक के डेली लाइफ के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने एक छड़ ले ली, हमने कोई एक उत्तोलक ले लिया, जिसमें ये कोई छड़ ले ली जिसमें मेरे दो बल लग रहे हैं, F1 और F2 लग रहे हैं। बताओ ये दोनों जो बल है वो समांतर है या नहीं? अब ये F1 क्या है, मैंने इसमें आलंब ले लिया, ये बिंदु, इस बिंदु के परितः घूम सकती है, तो इस बिंदु से इस बिंदु छड़ के सिरों की जो दूरी है, इस बिंदु से A और O के बीच की दूरी को मैंने D1 माना, O और B के बीच की दूरी को मैंने D2 माना। यहाँ पर जो बल लग रहा है उसको मैंने F1 कहा, इसके कारण जो बल लग रहा है उसको मैंने F2 कहा। तो F1 और F2 जो एक दूसरे के समांतर है, उत्तोलक के सिरों पर इसके लंबवत और आलंब से D1 और D2 दूरियों पर लगाए गए हैं। ये F1 जो है वो D1 दूरी पर लगाया गया है और F2 जो है वो D2 दूरी पर लगाया गया है। अब देखो उत्तोलक जो है उसकी स्थानांतरित संतुलन की शर्त आप लिखोगे, तो बताओ अगर मेरा ये जो उत्तोलक है वो स्थानांतरित संतुलन में है, इसका मतलब इसके ऊपर एक प्रतिक्रियात्मक बल और लगेगा जिसकी वजह से ये संतुलन में रहेगा। उस प्रतिक्रियात्मक बल की जो दिशा होगी वो इनके विपरीत होगी, यानी कि ये मेरा आर होगा। तो स्थानांतरित संतुलन के लिए ये जो आर है वो इन दोनों से बैलेंस होना चाहिए। तो बताओ मैं ऐसे लिख दूं, आर माइनस F1 माइनस F2 बराबर 0 लिखा जा सकता है। अब इसकी गुणन संतुलन की मैं बात करूं तो गुणन संतुलन में क्या होगा, आर के ऊपर तो कुछ भी बलागुण प्रभावी नहीं होगा ना। तो उस कंडीशन में आप जो टॉर्क लिखोगे क्या टॉर्क होगा, टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर की जगह यहाँ क्या आ जाएंगे D1 और D2, तो D1 F1 माइनस D2 F2 बराबर 0। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ऐसे घूमेगा और इसकी वजह से ऐसे, तो ये दोनों क्या होंगे विपरीत दिशा में। इसके लिए तो मैंने गुणन संतुलन में इसको क्या लिख दिया, D1 F1 माइनस D2 F2 बराबर 0। इसको इधर ले गए तो ये आ गया D1 F1 बराबर D2 F2। इसी को हम एक दूसरी फॉर्म में बोल सकते हैं, हिंदी की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो D1 को कहते हैं भार की भुजा और F1 को कहते हैं भार, D2 को कहते हैं प्रयास की भुजा और F2 को कहते हैं प्रयास। यानी कि भार इंटू भार की जो भुजा होती है वो बराबर होता है प्रयास इंटू प्रयास की भुजा। अभी होता क्या है अभी हम जानेंगे। किसी उत्तोलक के लिए यह आघूर्णों का नियम कहलाता है। ये जो नियम है इसे हम उत्तोलक के लिए आघूर्णों का नियम कहते हैं। अब देखो उत्तोलक के मामले में F1 जो होता है वह कोई लोड होता है, यानी कि जो F1 जो बल है F1 जो है ना उसको तो हम लोड कहते हैं, ठीक है, और जिसे हमें उठाना होता है, यानी कि ये कोई एक लोड है जिसको हमें उठाना होता है, इसलिए हमने इसको कह दिया भार। ओके, और इसकी जो भुजा होती है यानी कि इसकी जो दूरी D1 होती है उसको हम कहते हैं भार की भुजा। अब इस लोड को उठाने के लिए हमें कुछ लगाना पड़ेगा बल, तो बल जो F2 होता है वो लोड को उठाने के लिए लगाया गया बल होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रयास। क्या कहते हैं बच्चों? प्रयास। और इसकी जो भुजा होती है
ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रयास की भुजा, इसलिए मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिखा, ये भार की भुजा इंटू भार, प्रयास इंटू प्रयास की भुजा। आया आपको समझ में? बिल्कुल सीसा में भी तो यही करते हो, तुला दंड में भी तो आप यही करते हो, लोड को उठाते हो, यही करते हैं ना। चलिए अब देखो इनका जो अनुपात होता है ना F1/F2, अगर मैं F1/F2 निकाल लूँ तो इसे हम कहते हैं यांत्रिक लाभ। क्या कहते हैं बच्चों? यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है? अनुपात F1/F2 यांत्रिक लाभ कहलाता है। अब अगर F1/F2 आप यहाँ से निकालो तो बताओ कितना आएगा? D2/D1। तो F1/F2 किसके बराबर होता है? D2/D1 के बराबर होता है। अब बताओ यहाँ से अगर D2 बड़ा है और D1 छोटा है तो बताओ क्या होगा? D2 आपका बड़ा है, D1 छोटा है, तो आपका यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होगा। भाई ऊपर वाली राशि बड़ी, नीचे वाली छोटी, तो ये मेरा यांत्रिक लाभ ये 1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कम प्रयास से आप अधिक भार उठा सकते हो, यानी कि आपका प्रयास होगा कम और आपका भार जो है वो ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा भार होते हुए भी आप कम प्रयास से उसको आसानी से उठा सकते हो। वो कब? जब आपका D2 बड़ा होना चाहिए और D1 आपका छोटा होना चाहिए। तो यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा हो जाता है। इसको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि कम प्रयास से हमने ज़्यादा भार उठा लिया। तो ये हमारा उत्तोलक के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ा। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक और हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है गुरुत्व केंद्र। जैसे हमने द्रव्यमान केंद्र पढ़ा था ना, वैसे ही होता है गुरुत्व केंद्र। अब देखो गुरुत्व केंद्र होता क्या है? किसी पिंड का वह बिंदु जिसके परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 हो जाए, यानी कि कोई पिंड है, उस पिंड का वह बिंदु जिसके परितः उस पिंड का कुल बल आघूर्ण 0 हो जाए, उसे ही हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। और बल आघूर्ण भी कौन सा? गुरुत्वीय बल आघूर्ण, क्योंकि हम गुरुत्व की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो गुरुत्वीय बलागुण जिस बिंदु के परितः कुल गुरुत्वीय बलागुण 0 हो जाता है, वही बिंदु हमारा कहलाता है गुरुत्व केंद्र। जैसे ये मेरा कोई एक पिंड है तो ये जी जो है वो मेरा गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। जैसे इसके ऊपर मैंने कोई दो मास ले लिया m, तो इसके ऊपर लगने वाला बल m2g, इसके ऊपर लगने वाला बल m1g, ये इनका प्रतिक्रियात्मक बल r और यहाँ लगने वाला बल है mg। तो ये g मेरा क्या है? गुरुत्व केंद्र। यदि RI गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष किसी पिंड के आयव्य कण का स्थिति सदिश हो, मैंने मान लिया कि इस गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष कोई एक आयवा पिंड है जिसका स्थिति सदिश है RI और इस पर लगने वाला गुरुत्व बल का गुरुत्व केंद्र के परितः बलागुण जो है वो है टॉर्क आई। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में टॉर्क बराबर पढ़ा था R क्रॉस F, पढ़ा था। टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। अब मुझे इसको किसी आयव्य पिंड के लिए लिखना है, तो मैंने लिख दिया टो आई इज इक्वल टू RI क्रॉस FI। अब बताओ यहाँ पर F बराबर होता है MA, नॉर्मली तो MA होता है, हम गुरुत्व की बात कर रहे हैं तो एक ही जगह क्या आ जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G। तो मैंने लिख दिया RI क्रॉस MI इंटू G। ये समझ में आया? क्योंकि हम गुरुत्व केंद्र की बात कर रहे हैं इसलिए गुरुत्वीय त्वरण हम यहाँ यूज करेंगे। गुरुत्व केंद्र के परितः कुल जो गुरुत्वीय बलागुण होता है वो 0 होना चाहिए, तभी तो वो बिंदु गुरुत्वीय केंद्र कहलाएगा ना, यानी कि ये 0 होना चाहिए। ये 0 कब होगा? जब ये 0 हो। तो मैंने इसको 0 के बराबर कर दिया। अब आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो G होता है वो तो 0 नहीं हो सकता। जब G 0 नहीं हो सकता इसका मतलब समेशन RI इंटू RI MI 0 होना चाहिए या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? समेशन MI RI वेक्टर जो है वो मेरा 0 होना चाहिए। तो ये मेरे गुरुत्व केंद्र की परिभाषा है कि वह बिंदु जिसके परितः कुल गुरुत्वीय बलागुण 0 हो जाता है गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है, और गुरुत्व केंद्र के लिए ये होना चाहिए। अब देखो 2 पॉइंट है, वो क्या? गुरुत्व बल के क्रिया बिंदु को गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। गुरुत्वीय बल का जो क्रिया बिंदु होता है उसे ही हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब हम लोगों ने एक द्रव्यमान केंद्र भी पढ़ा था, तो द्रव्यमान केंद्र कब गुरुत्वीय बन जाए या गुरुत्वीय कब द्रव्यमान बन जाए वो सुनिए। गुरुत्वीय केंद्र तथा द्रव्यमान केंद्र एक ही होंगे कब? जब G का मान नियत हो। ये जो G है ना, अगर ये मेरा नियत है तो उस कंडीशन में मेरा द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र एक ही होते हैं। दोनों पॉइंट एक दूसरे पर संपाती होते हैं, यानी कि एक ही होते हैं। तो ये था छोटा सा गुरुत्वीय केंद्र के बारे में। तो आज हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, एक तो दृढ़ पिंडों का संतुलन पढ़ा जिसमें हम लोगों ने स्थानांतरित संतुलन के बारे में पढ़ा और घूर्णी संतुलन के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।